नमस्कार, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम में हम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के बीच बहस कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे पर चर्चा और बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी सभी को है, एहसास भी है, लेकिन बातचीत फिर भी कोई नहीं करना चाहता। और वो है जीवन शैली के साथ किस तरह से हम लोग धीरे धीरे अवसाद की ओर भी अग्रसर होते चले जा रहे हैं। क्या है ये कारण? एक और जहां एक बटन के क्लिक करने पर हमें सब कुछ मिल सकता है, हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहीं हमारे पास समय का अभाव भी महसूस होता है। ऐसे में काम बढ़ता जा रहा है और दिन छोटे होते जा रहे हैं, कहीं टारगेट प्रेशर तो कहीं पर स्ट्रेस। ऐसे में किस तरह से इस जीवन शैली के साथ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं मानसिक रूप से, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अनीता गौतम को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा आपको मोस्ट पॉपुलर फीमेल साइकियाट्रिस्ट फेस ऑन मीडिया के लिए भी सम्मानित किया गया है। साथ ही रिकॉर्ड टॉक शो के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह की एक प्रख्यात महिला मनोचिकित्सक हमारे साथ में हमारे बात करेंगी और हमें बताएंगे कि किस तरह से महिलाएं और पुरुष दोनों अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। पुनः बहुत सारी बधाई इन सभी सम्मानों के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अनीता जी, सबसे पहले तो जैसा कि हमने बात शुरू करी कि जीवन शैली, तो आजकल सब चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। बिल्कुल। अभी जैसे आपने बात करी थी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल डिसऑर्डर एक स्टिग्मा समाज में कहलाते हैं कि नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये हमें नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, हम पार्टीज़ जाते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर हमें नहीं हो सकता, ये किसी और को होगा, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। पर यही जीवन शैली जो आजकल बदल रही है, यही लाइफस्टाइल जहां हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारे जो एक दूसरे से जो हम शेयर करते थे, जो परिवार का महत्व था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं। अभी जो हम अपनी बातों, पहले जैसे दादा दादी थे, ताऊ ताई जी थे, सब बच्चे एक साथ बड़े रहते थे, वो अपनी कहीं ना कहीं बातें शेयर करते थे, वह समाज में घट रहा है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल बन रहा है, काफ़ी समय तक सिर्फ बैठे रहना, टीवी के सामने बैठे रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, हमारा खान पान, जो पूरा लाइफस्टाइल और जो सब में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा फिजिकल फिटनेस, तो आजकल युवाओं में क्रेज़ है, लोगों में क्रेज़ है, और जैसा हमने कोरोना में देखा कि बहुत लोग इस तरफ बढ़े कि वो अपने आप को फिजिकली फिट रहे, लेकिन वहीं पर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग अवसाद से भी ग्रसित हुए। बिल्कुल, कोरोना समय ऐसा आया, लॉकडाउन हुआ, जिसके लिए व्यक्ति, इंसान, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। एकदम से फरवरी में खबर आई और मार्च के अंदर लॉकडाउन हुआ। जो हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी थी एकदम से ठहर गई, थम गई, लोग घरों के अंदर कैद हो गए, काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, लोगों की नौकरियां छूट गई, घरों में, परिवार में पैसा कम पड़ गया कि किस तरीके से हम अपने परिवार का पोषण कर सके, किस तरीके से चला सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंसान को अवसाद की तरफ लेके गई। शुरुआत में क्या हुआ था कि लोगों ने घरों के अंदर काफ़ी एंजॉय किया, नहीं हम फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, गार्डनिंग भी करेंगे, अच्छी अच्छी डिशेस भी ट्राई करेंगे। वो फेज़ ख़त्म हुआ। फिर आगे की चिंता कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी वजह से घर वालों को कोरोना नहीं हो जाएगा। एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर आने लग गया, डर बैठने लग गया, बार बार हाथ धोना, किसी भी चीज़ को टच करने से पहले उसको हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये भी कोरोना काल के दौरान हमने काफ़ी सारे केसेस नए आए हैं। और फिर नशा, जो कि हम घरों में कैद हैं, किस तरीके से हम एंजॉय करें। तो अच्छा है ना कि हम घर पे बैठ के किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, घर पे बैठ के ही तो शराब पी रहे हैं, घर पे बैठ के ही तो नशा कर रहे हैं। नशे की लत युवाओं में बढ़ गई है, जो काम कर रहे हैं व्यक्तियों में बढ़ गई है। कई बार तो हमने देखा है कि इस वक्त महिलाओं में भी और इनफैक्ट टीनेजर्स के अंदर नशे की लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अवसाद के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सुसाइडल थॉट्स
लोगों के अंदर आने लगे। और इनफैक्ट पिछले 1 साल में तो मास सुसाइड, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। जैसा कि आपने अभी जो हमें समझाया उसमें कहा कि प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो जीवन तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक पजल की तरह रोज़ एक नई पहेली के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आप इस पर कोई राय दे सकते हैं कि क्योंकि जीवन में जो भी घटनाक्रम होता है उसके लिए हम अमूमन तैयार नहीं रहते हैं? नहीं रहते। ऐसा है कि व्यक्ति जो होता है ना, कि जीवन सेट होता है। इस कोरोना काल से पहले हम बच्चों को कह रहे थे कि आपको पढ़ना है, बाहर खेलने कूदने जाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, गेम्स में भी फर्स्ट आना है, एग्जाम्स में भी टॉप करना है, आपको हर जगह बाहर जाना है, मुझे इस तरफ भी जाना है, मुझे पार्टीज भी करनी है, फिर मुझे अपने ऑफिस का काम भी करना है। तो हमारा जो माइंड सेट था, जो हमारी मानसिकता थी खुद को आगे बढ़ाने की, खुद को सक्सेस करने की, मैं सफल हूँ, उस तरफ ज़्यादा था। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर हम 1 महीने तक घर के अंदर बंद रह जाए तो क्या होगा। ऐसी सोच तो हमने कभी सोची ही नहीं थी कि महीने भर तक, हाँ, लोगों के मन में तो ये सोचकर भी बेचैनी होती थी कि हम 2 दिन घर के अंदर कैसे रहेंगे, 2 दिन लोगों से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, 2 दिन हम बाहर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। वो जो एक प्रिपेयर होता है माइंड किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। इसीलिए ये सारे केसेस ज़्यादा आने लगे, अवसाद के केसेस ज़्यादा आने लगे लोगों में, युवाओं में। बहुत सारे ऐसे मनोविकृतियाँ हमको देखने को मिली, डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, जैसा कि मैंने अभी बताया। जी, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही समाज रूपी जो वाहन है, जो गाड़ी है, उसके पहियों के समान है, तो कहीं ना कहीं जब पुरुष स्ट्रेस में होता है तो उसे समझा जाता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, पत्नी, माता, बहनें जो भी घर में होती हैं। लेकिन जब एक महिला परेशान होती है तो ना वो कहने की स्थिति में होती है, ना वो समझाने की स्थिति में होती है, और ना ही कोई उसे समझना चाहता है, भाई तुम घर में हो, तुम जॉब करो, तुम खुश हो। देखिए, बिल्कुल ये हमारी अभी भी समाज की विडंबना है कि हमारे समाज की आधी आबादी अभी भी अपनी आवाज़ के लिए लड़ रही है कि उसकी क्या मनोस्थिति है, लोग उसको समझते नहीं हैं। इनफैक्ट घर के परिवार के सदस्य, उनके पति, उनके बच्चे भी उनको नहीं समझ पाते कि वो इतना परेशान क्यों है। सिर्फ उनको, जो अगर घर पे महिला है, हाउसवाइफ है, तो उनसे सिर्फ ये कहा जाता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम क्या काम करती हो, तुम तो सारे दिन घर पे बैठ के सिर्फ आराम करती हो। एक टैगलाइन जैसा बता दे, क्या हो कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर काम करता हूँ, अभी पैसे की चिंता भी मुझे है। पर ये समझना पड़ेगा पुरुष वर्ग को कि जो पैसा आप लेकर आते हो उसको सही तरीके से, सही हिसाब से जो खर्च करती है वो आपकी घरवाली है, जो आपके बच्चों को अच्छा पोषण दे रही है, जो आपके बच्चों को संस्कार दे रही है, जो आपके बच्चों का बड़ा कर रही है, वो आपकी घरवाली है, आपकी माँ है, आपकी बहन है। इसलिए उनको भी उतने ही सम्मान की आवश्यकता है और उतनी ही समझ की आवश्यकता है। जैसे कोई हस्बैंड घर से आता है, हल्का सा उसका सर दर्द होता है, पूरा परिवार उसके साथ लग जाता है कि तुम्हारा हेडेक हो रहा है, गर्म चाय पी लो, तुम एक दवाई खा लो, तुम ऐसा करो, ओढ़ कर सो जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर किसी महिला के हेडेक है, हेडेक छोड़ो, अगर बुखार भी है, ऐसा करो, थोड़ी सी चाय बना दो, थोड़ा सा रोटी बना दो, बाकी काम हम कर लेंगे। तो वो जो हमारी मानसिकता है ना कहीं वही महिलाओं में अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। एक हम हर चीज़ का जो होता है ना गिल्ट, या फिर हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हम महिलाओं को। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी माँ की गलती है, बिल्कुल, तुमने अपने बच्चों को अच्छे से नहीं सिखाया है, पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस समय। अगर हम इनफैक्ट आप ये देखिए कि सेक्सुअल अब्यूज़ तक के केसेस के अंदर कई बार ये बात आती है कि है ना, लोग बोलते जरूर इसकी माँ ने इसको है ना नहीं सिखाया होगा, संस्कार नहीं दिए होंगे, इसलिए उसने इस लड़की से बदतमीजी की। क्यों? संस्कार देने की जिम्मेदारी तो माँ बाप दोनों की है, वो दोनों का बच्चा है। तो मेरे को तो लगता है कि अब पिता की जिम्मेदारी अधिक है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को संस्कार दे। क्योंकि अगर एक पिता अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है, अगर वो सम्मान से बात नहीं करता है, तो आपका बेटा भी वही सीखेगा, वो किस तरीके से किसी महिला का सम्मान करेगा। तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो पिता की हुई है। महत्वपूर्ण और बहुत दिल को छू जाने वाली बात आपने कही कि पिता की भी जिम्मेदारी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के जो हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, क्या महिलाओं को नहीं चाहिए कि वो बहुत ही सरलता से और प्यार से अपना पक्ष सामने रखें कि मुझे इस तरह की भावनाएं मेरे मन में हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और बच्चों के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी उनके साथ में समय व्यतीत कीजिए
और जब बात संस्कारों की है तो आप भी उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल। महिलाएं क्यों नहीं बोलती? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम अपने समाज में, हमारे देश में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लीगल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है इमोशनल एम्पावरमेंट, आपका भावनात्मक सशक्तिकरण। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे तभी तो आप अपने परिवार को संभाल पाएंगे, आप अपनी बेटी को वो संस्कार दे पाएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से उसको अच्छा और बेहतर कर सके। रही बात, कई बार ऐसा होता है कि हम जब परिवार में रहते हैं तो महिलाओं को क्या, हम ब्रॉटअप ऐसे करते हैं, हम लड़कियों को नहीं, तुम एक अच्छी माँ होना है, तुम एक अच्छी पत्नी होना है, तुम एक अच्छी बहन होना है, तुम एक अच्छी बेटी होना है। और अच्छाई का क्राइटेरिया क्या है, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है जी, तुम्हें जो जो कहा जा रहा है तुम सिर्फ वही बात सुनो, क्योंकि वही करो। तुम बोल नहीं सकती हो। अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम बेकार हो जाओगी, अगर तुम अपनी बात रखोगी या अपनी आवाज़ उठाओगी तो तुम अल्हड़ हो जाओगी, तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगी, तुम एक अच्छी नारी नहीं बन पाओगी। अच्छाई जो होती है ना, जैसे परफेक्ट वुमन नहीं होगी। तो हम ऐसे ही संस्कार लड़कियों को देते हैं और ऐसा ही बड़ा करते हैं। तो जो चीज़ क्या होता है, डीप रूटेड हो जाती है कहीं ना कहीं, कि अगर हमारे हस्बैंड ने ना हाथ भी उठाया है, ठीक है, आपका ही तो पति है, आपको मार दिया तो क्या हो गया, तुम्हारा उसका हक बनता है। हक किसी को मारने का, ये कैसा हक है? ये तो इंसानियत भी नहीं है, मानवता कहाँ है? डोमेस्टिक वायलेंस कोई हक नहीं है, किसी को हक नहीं बनता है कि आपके ऊपर हाथ उठाए। अगर कोई चीज़ कहीं पे भी आपके घर में सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, तो चुप नहीं रहिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, बात करें। आपके परिवार में, गाँव में सरपंच है या फिर अगर कोई महिला सरपंच है, आजकल तो जैसे आशा वर्कर्स आते हैं, आप एक बार बात तो करें। बहुत ज़्यादा जब आप सहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बच्चियों के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। आपकी बच्ची आपको देख रही है, आपकी बेटी, आपकी छोटी बहन आपको देख रही है, वो भी यही सीखेगी। तो हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम किस तरीके से अपनी, और ये तो आपने बात की ग्रामीण परिवेश की, शहरों में भी स्थिति कुछ सामान्य नहीं है शायद, नहीं है। आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल, मैंने तो कई बार देखा है कि डिप्रेशन के केसेस महिलाओं में ज़्यादा आते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी महिलाओं में 2 गुना अधिक पाई जाती है। सुसाइड के केसेस, जैसा कि हमने देखा है कि सुसाइड केसेस पुरुषों में अधिक दिखते हैं 3 गुना, पर सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड करने की कोशिश महिलाओं में 3 गुना अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 80% केसेस, 80% केसेस के अंदर तो वो महिलाएं मरना ही नहीं चाहती हैं। इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। हम वो चाहती है कि कोई आकर उनकी बात सुने, बात करे। इसीलिए तो कई बार गवर्नमेंट के ये हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वो लोग एक बार बात करते हैं तो इम्पल्स चला जाता है। जी, ये आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें की कि अपनी बात रखें, लेकिन रखें किसके सामने? क्योंकि जैसे ही बात आती है मनोचिकित्सक के पास जाने की, जैसे ही बात आती है काउंसलिंग लेने की, तो एक बहुत ही आम शब्द है कि पागल हो क्या। बिल्कुल, ये वही मैंने आपको बताया, अभी भी हमारे समाज में ऐसा इसके साथ स्टिग्मा है कि ये तो पागल हो गया है। डीडी दूरदर्शन के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि मानसिक रोग बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका कोई शारीरिक रोग है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ बात करें तो उसमें हमारे शरीर का इंसुलिन ख़त्म हो जाता है, वो नहीं बना पाता। ऐसे ही मानसिक रोग के अंदर हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन नहीं बन पाते। यह किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं कम पढ़ा है, चाहे वो शहर का है, चाहे गाँव का है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, किसी को भी हो सकता है। आप उसके बारे में बात करें। रही बात की जब अगर हम बहुत ज़्यादा अवसाद में हैं तो किससे बात करें? महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने मन की बात अपनी माँ से कह सकते हैं, अपनी बहन से कह सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड से अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करें, सहेली से बात करें। हम जब अपनी बातों को निकालते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक उत्तेजना है या फिर मानसिक अवसाद है, मानसिक जो पीड़ा है, वो कहीं हल्की हो जाती है। अनीता जी, कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर है, कोई सरकार का हेल्पलाइन नंबर, क्या इस तरह का कुछ है आपके पास में अभी? तो लेकिन दर्शकों को हम ये आश्वस्त करते हैं कि जैसे हमारे पास किसी भी माध्यम से कोई इस तरह का हेल्पलाइन नंबर आएगा तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। जैसा आपने कहा कि चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह की परवरिश है, अगर हम बात करें तो कई सेलिब्रिटीज़ में भी
ख़ास तौर से महिलाओं ने भी डिप्रेशन की बात कही है। उनके पास आवाज़ होती है, उनके पास मंच होता है, उनके आसपास बहुत से लोग होते हैं, सब चीज़ पूरी खुशियाँ, पिक्चर परफेक्ट फ्रेम, फिर भी उनको डिप्रेशन होता है। देखिए, जब किसी को अवसाद आता है, किसी को डिप्रेशन होता है या अवसाद होता है, तो वो नहीं समझ पाता, उसको तो अपना जीवन ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल ख़राब है, मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उनकी भी अपनी कुछ परेशानियां हैं, मेरी फेमस होएगी नहीं होएगी, मेरे को आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उदाहरण है। बहुत सारे सबके जीवन में अपना अपना स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को जब हम अच्छी तरीके से कोप अप नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अवसाद या डिप्रेशन बढ़ जाता है, वो किसी को भी हो सकता है। तो अगर आपके स्ट्रेस है तो कुछ तरीका है हम स्ट्रेस को किस तरीके से कम करें। सबसे पहला तरीका है तो आप शेयर करें, जैसा मैंने अभी बात करी थी, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। जैसे अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा मन दुखी हो तो म्यूज़िक, संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने मन के पीड़ा को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना और बहुत सटीक उपाय है कि अगर आप कभी दुखी हो तो अपने फेवरेट म्यूज़िक ज़रूर सुने। सनलाइट, सन रेज, वो भी आपके ना ब्रेन को सिग्नल देता है अलर्ट करने की। तो कभी भी जब आप दुखी हो तो थोड़ी देर आप सूरज की रोशनी में बैठिए या सुबह सुबह की चाय आप सूरज की रोशनी में पीजिए, अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती हैं उसके अंदर पीजिए। आप एक जो आपका एक फ्रेम होना ना परफेक्ट पिक्चर कि मैं हर काम बिल्कुल सही करूं, उस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। पर हाँ, मैंने उस गलती से सीखा है, मुझे आगे बढ़ना है। रोज़ सुबह उठकर मिरर के अंदर अपने आप को देखकर कि ये ज़रूर आप लाइन बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये परेशानी भी थोड़े दिन की है, इसको भी मैं आगे, इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता हूँ और इससे आगे मेरे को क्या सोचना है। ब्रॉड आउटलुक रखें। जैसे अभी कई लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं तो भी मैं ये काम कर ही नहीं सकता, इसके अलावा तो कुछ और, ऐसा नहीं। अपना आउटलुक ब्रॉड रखें। अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ हमेशा फ्रेंड्स, हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो बिल्कुल जरूरी होता है। बात करें अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करें फोन पे, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो फोन पे जरूर बात करें। तो ये कुछ छोटे छोटे, अब तो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल, टेक्नोलॉजी इतना आगे, जूम मीटिंग है, बहुत तरीके हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, जो मैसेज दिया है कि समय एक सा नहीं होता एंड एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि कुछ भी निराशा हो, हज़ारों निराशाओं में भी एक आशा की किरण होती है। और यदि आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो जीवन बंद नहीं हुआ, सांसें बंद नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि प्रकृति चाहती कि हम कहीं और अपना दिमाग लगाएं, कुछ और जीवन में करें। आप किसी भी क्रिएटिव वर्क में अपना दिमाग लगा सकते हैं, पॉजिटिव सोचें। आप ये सोचें कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं किसी और को खुश करूँ, कुछ अच्छा करूँ, आगे करूँ। पुराना नहीं सोचे, आगे का सोचें। पुराना पास्ट हम कभी भी नहीं बदल सकते, हम आगे के बारे में ही सोच सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बनाएं। आपकी ऐसी बातें सुनकर तो मुझ में भी इतनी आशा का संचार हो गया है कि मुझे लग रहा है कि और क्या कर सकते हैं जीवन में। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस तरह की बातें करके। अनीता जी, आपका क्या अनुभव रहा है? हम कोरोना काल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अमूमन आपके किस तरह के अनुभव रहे हैं जब आपने डिप्रेशन के पेशेंट्स को, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आजकल स्ट्रेस 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 बोलकर से क्रिएट कर दिया गया है कि जीवन नॉर्मल भी है? जीवन नॉर्मल भी है, पर स्ट्रेस कहीं ना कहीं है ही हमारा, क्योंकि हम लोग एक तो क्या है कि अब ये एक कंपटीशन की भावना हर जगह बहुत ज़्यादा है। वो तो नहीं, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, एक्चुअली वही एक सबके कि उसके बेटे के ना 80% आ गए, मेरे बेटे के 70% आए हैं। ये भी आपको समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। उसके एक कार आ गई तो मेरी एक कार कम कैसे आ गई, मेरे भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम खुश रहना भूल गए हैं। हमारे पास जो है वो हमारी मेहनत है, हमारी किस्मत है, हमने उसको पूरी मेहनत से पाया है। अगर मेरे पास एक कार है तो उसके लिए मैंने उसकी पूरी मेहनत करी है, हम उसमें खुश होना सीखें। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे परिवेश में हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पोषण उनका अच्छा होना चाहिए, संस्कार बढ़िया होने चाहिए, पर बच्चों को समझना भी चाहिए कि आपके बच्चे आप ही के लिए, और उस परिवेश में, उस वातावरण में या सोशो कल्चर, उस बैकग्राउंड के अंदर वो बहुत अच्छा करें। इस चीज़ के लिए किसी और से अपने आप को कम्पीट ना करें, गिल्ट ना लाएं, अपने आप को कमतर ना समझे कि मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ या मेरी ही गलती की वजह से ऐसा हुआ, ऐसे ख्याल मन में ना लाएं।
खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, अच्छा सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, बुक्स तो बहुत ज़रूरी है। ये जो हम सोने से पहले लैपटॉप से वो जब देखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है आप अच्छा साहित्य टेक्नोलॉजी का उपवास होना चाहिए अब हफ्ते में एक दिन शायद कि आज हम मोबाइल और लैपटॉप हर चीज़ से दूर रहेंगे। मतलब हमारा जो जीवन है, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल हम बच्चों की बात करते हैं, सब लोग स्क्रीन से इतना जुड़ चुके हैं कि वो भूल गए हैं कि उसके आसपास भी जीवन है। खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनके ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और उन्हें माता पिता से डिमांड करते रहते हैं, हमें ये मोबाइल चाहिए, हमें इस तरह का खान पान चाहिए, किस तरह से उनकी जीवन शैली को और थोड़ा सादा बनाकर उन्हें सच्चाई से जोड़ा जा सकता है, उनको धरातल पे लाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम बच्चों को सिखाने की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले माँ बाप को सिखाने की बात करूँगी कि जैसे बच्चे आपको देखते हैं वही व्यवहार करते हैं। अगर हम हर बार नया नया मोबाइल लाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके अंदर नए नए गैजेट्स देखने या ऐप्स डालते हैं, वही आपका बच्चा आपको देख रहे हैं। कोरोना काल है, ये जाहिर सी बात है, ये स्थिति अभी बदलेगी नहीं। हमें बच्चों को घर पे ही पढ़ाना है, फ़ोन भी उनके हाथ में देना पड़ेगा, नेट भी उनके हाथ पे देना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर आपकी एक नज़र होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जब पूछताछ करते हैं ना, तो भी बच्चे ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ना बोलते भी नहीं हैं कि अच्छा तुम्हारे आज, मैंने तो अभी देखा था तुमने यूट्यूब पे वो देख रखा है। आप बार बार वो पूछोगे तो क्या करेंगे, वो गेट बंद करके अंदर देखने लग जाएंगे। आप आराम से चलते फिरते आप देखो कि बच्चा क्या कर रहा है। हो सके तो लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है तो आपको नज़र आ जाता है कि बच्चा क्या देख रहा है। उसका ऐसा होना चाहिए फेस के कि कभी भी आप काम करते करते भी एक नज़र डाल लो तो आपको ध्यान रहे कि वो क्या कर रहा है। पेरेंट्स ऐप होते हैं कि आपके फ़ोन में पता चल जाए कि बच्चा क्या देख रहा है, वो भी आप लगा सकते हैं। बच्चे को पूरी बात बताएं कि नहीं बेटा, हमें तुम पे पूरा विश्वास है, पर समाज अभी ऐसा है, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार आपसे पूछना पड़ता है, क्योंकि आपकी उम्र अभी ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लैपटॉप नेट पे कोई भी परेशान कर रहा है, कोई भी फ़ोन कॉल कर रहा है, कोई भी मैसेजेस कर रहा है, तो हमें बताओ, हमसे बात करो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। फेसबुक पे भी या फिर अपनी कोई सोशल नेटवर्क पर भी कुछ भी चीज़ आप इस तरीके से पोस्ट ना करें, क्योंकि जब आपकी उम्र होगी, जब आपको इतनी समझ आएगी, हम आपकी पूरी स्वतंत्रता देंगे, आपको पूरी आज़ादी देंगे, पर तब तक आप हमारी बात माने। आप अपने बच्चों से पूरा डिस्कस करें, ओपन डिस्कशन, सही और गलत के बारे में बात करें। जी, जैसे हम बात करते हैं डिप्रेशन की, ये तो समझाइश की बात हो गई, काउंसलिंग की हो गई, लेकिन जब हम अपने आसपास में किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त, कोई कलीग इस दौर से गुजर रहा है, हमें कैसे पता चलता है? बिल्कुल, लोगों को लगता है कि कोई दुखी है तो किस तरीके से हम उसको पहचानें। जैसे आपका कोई भी परिवारजन जहां लोगों से बात करता था, कुछ दिनों से चुपचाप रहने लग गया, लोगों से कम बात करता है, फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है, या फिर जैसे अपने कमरे में ही बैठा रहता है, बाहर आके बात नहीं करता, उसका मन अपने परिवार में नहीं लगता, बच्चों से बात करने में नहीं लगता, चुपचाप रहता है, और कई बार उसके मुंह से ये भी सुना जाता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छा है, या फिर अब जीने का फ़ायदा क्या है, इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। इस तरीके से अगर वो नेगेटिव विचार आते हैं, उसके खाने का जो है कि भूख कम लगती है या कई बार भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, नींद कम आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, रात को उठ उठ के कई बार टॉयलेट जाते हैं तो डिस्टर्ब नींद सी रहती है। अगर कुछ इस तरीके से लक्षण हैं तो इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। आप उनसे बात करें, वो बात करना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। पूछताछ से ज़्यादा ज़रूरी है कन्वर्जेशन, फ्री कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो परिवार में होना चाहिए हर सदस्य के बीच में, ताकि आप एक दूसरे से अपने मन की बात कह सकें। बिल्कुल। अनीता जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने आप को मानसिक रूप से, खासतौर से महिलाएं अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त कैसे रख सकती हैं? सबसे पहली बात है कि महिला और नारी ईश्वर का एक बहुत बहुत बेहतरीन कलाकारी है, या फिर बेहतरीन उसका निर्माण उसने बेहतरीन तरीके से किया है, उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग समझो। जब हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग, तभी तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो हमारा क्या माइंड भी उस हिसाब से काम करता हर वक्त, नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर उतनी पावर है, मेरे अंदर उतनी ताकत है, मेरे अंदर उतनी समझ है कि मैं इस चीज़ को पूरा कर सकती हूँ। गलत कभी भी किसी चीज़ का ना सहे, आप उसके बारे में बात करें। मैं जानती हूँ बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम उसमें से निकल नहीं सकते, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है।
खुश रहें। खुश रहने के तरीके हैं कि आप अपनी मनपसंद चीज़ें करें। आपका पूरा दिन आपके बच्चों और पति के लिए है, आप पूरे परिवार के लिए काम करते हैं, पर दिन में कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें जो आपको पसंद है, चाहे आपकी गार्डनिंग है, कुकिंग है, सिलाई बनाई, क्राफ्ट, कुछ भी आपको, लिखाई, जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर करें। इससे आपका खुद का एक मन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, आज मैंने अपने दिन में कुछ अच्छा किया है। तो ये म्यूजिक सुने, डांस करें, बच्चों के साथ डांस कर सकते हैं, बॉन्डिंग भी इंक्रीज होएगी और मन भी अपना बचपना को दोबारा शायद आगे लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चीज़ें आपको पसंद है वो कर सकते हैं ताकि आपका मन खुश रहे। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। जी अनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में, और जो जानकारी जिस तरह से, जिस सरलता से आपने उदाहरण देकर हमें बताया, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।